हेलो एवरीवन, जून 22 जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्ज़ाम। और इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो हमारे दिमाग की बत्ती जला देगा। यस, द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्विचेस इन बैक्टीरियोफाज लैम्डा डेवलपमेंट। तो जब भी हम स्विचेस का नाम सुनते हैं तो स्विचेस मतलब ऑन ऑफ तो कोई ना कोई प्रोसेस हम रेगुलेट करने वाले हैं, ये तो क्लियर है ना। चलो, स्विचेस जला लेंगे, जब जलाना होगा ऑन या ऑफ कर लेंगे। बैक्टीरियोफाज क्या है ना। व्हाट इज दिस बैक्टीरियोफाज? तो बैक्टीरियोफाज यानी वे वायरस जो कि बैक्टीरिया की बैंड बजा सकते हैं। सिंपल, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियोफाज है जिसका नाम है लैम्डा, है ना। अब बैंड कैसे बजाते हैं, क्या है, वो सब हमको देखना है, लेकिन अभी हम जो है मेनली ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बैक्टीरियोफाज है इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल दो तरह से होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया क्या है? कोई भी बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ई कोलाई हम ले लेते हैं। तो ई कोलाई के अंदर जब ये बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करेगा तो या तो सीधे सीधे बैंड बजा देगा बैक्टीरिया की, या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकता है कि ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के बाद उस ई कोलाई से साथ अटैचमेंट शो करेगा और वहाँ पर रहेगा जब तक कि ऐसी कंडीशंस नहीं आ जाएं कि वो बैंड बजा सके, यानी कि जब तक कि बैक्टीरिया पर वो डोमिनेट ना कर सके। ये सब मैं जो कह रहा हूँ इसको हम देख लेते हैं। तो स्विच ऑन करने से पहले आप ये देखिए कि ये क्या नज़र आ रहा है आपको। ये जो है, अगर मैं इसे वायरस की किचन कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक किचन है और इस किचन सेल्फ में बहुत सारे मसाले रखे हुए हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, वायरस के साथ ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसके पास अपना जीन तो होता है, अपना जीनोम तो होता है, अपना किचन तो होता है, अपने मसाले तो होते हैं, लेकिन भाई साहब इनके पास कोई शेफ़ नहीं होता। तो ये जिस होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं उसके पॉलीमरेज यानी उसके शेफ़ उसकी मशीनरी को यूज़ करके अपना mRNA और प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, है ना। तो अभी क्या होता है, जब भी बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता फाज के लिए, तो वो उसके प्रोफाज में इनकॉर्पोरेट करके वहाँ पे रहता है कुछ समय तक, और उस समय हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो लाइसोजेनिक फेज में है, लाइसोजेनी मेंटेन करे हुआ है रिप्रोडक्टिव साइकिल की। और जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फाज के लिए फेवरेबल कंडीशंस, बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस, तो फिर वो लाइसिस कर देता है उस बैक्टीरिया का। तो हम यही समझेंगे कि ये जो लाइसिस और लाइसोजेनी का प्रोसेस है उसके लिए कैसा स्विच, कैसा मॉलिक्यूलर स्विच इसने इख्तियार किया है। तो बेसिकली जैसे ऑन एंड ऑफ होता है स्विच के अंदर, यहाँ पर C1 और क्रो ये दो पार्ट हैं वायरस के जीनोम में, वायरस के किचन में, जो ये रेगुलेट करेंगे कि कब ये लाइसोजेनी मेंटेन करेगा और कब ये जो है लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। लाइसोजेनी और लाइटिक साइकिल के लिए क्रो जो है वो लाइसोजेनी कराएगा, और C1 जो है वो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्रो जो है वो आपका लाइटिक साइकिल कराएगा और C1 जो है वो लाइसोजेनी कराएगा, है ना। तो समझने से पहले हम पूरा का पूरा किचन अच्छे से देख लेते हैं, जीन कंस्ट्रक्ट समझ लेते हैं इसका, ठीक है। तो मैं एक एक करके इसके रीजन्स पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर ये टर्मिनेशन साइट है, इसको हम लेफ्टवर्ड रीजन बोल देते हैं, ठीक है। इसका कुछ खास ज़्यादा काम नहीं है, हमको जो समझना है वो मेन समझना है C1, C3, C2, क्रो, ये सारे कंट्रोल रीजन के जो जीन सीक्वेंसेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा पता करना है। और इसके अलावा हमको समझना है क्या ये जो प्रोमोटर हैं, ये लेफ्टवर्ड प्रोमोटर, राइटवर्ड प्रोमोटर, और ये रिप्रेशन मेंटेनेंस के लिए प्रोमोटर है ये वाला प्रोमोटर, और इनके बीच में ये जो ऑपरेटर रीजन्स हैं, ये छोटे छोटे गोले जो लगे हुए हैं, ये जो तीन तीन डोमेन वाले जो ऑपरेटर्स हैं इनको हमें समझना है ना। तो जैसे जैसे राइटवर्ड जाएंगे हमको यहाँ पर दिख रहे हैं ये रीजन्स हैं, ऑपरेटर रीजन्स, सीक्वेंसेस हैं, और यहाँ पर ये जे रीजन्स, इनके मेन काम हमारा जो रेगुलेशन का पार्ट है वो हमारा कंट्रोल रीजन से होगा, तो हम कंट्रोल रीजन पे फोकस करेंगे, ओके।
तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो प्रमोटर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव प्रमोटर होता है वो पीआर प्रमोटर एक्टिव होता है वायरल जीनोम। तो कभी भी जैसे इन्फेक्शन करेगा, सबसे पहले पीआर प्रमोटर अपना चालू हो जाएगा पॉलीमरेज को लेके, और वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। अभी राइटवर्ड प्रमोटर है तो यहाँ पर ये क्रो जीन है, तो इसका सिंथेसिस होगा, क्रो का प्रोटीन बनेगा, क्रो का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन सपोज़ कि बैक्टीरिया के अंदर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, तो क्या होगा, ये क्रो तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज पीआर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। तो ये पहले ही डिसीजन लेने से पहले ये स्टार्ट तो हो चुका होता है। लेकिन उसी टाइम पे अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये जो है एन रीजन जो है ये एंटी टर्मिनेशन फैक्टर है, और यहाँ पर ये जो पीएल प्रमोटर है ये भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा। और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हुई तो ये जो एन फैक्टर है ये एक्सप्रेस करेगा, और इसकी वजह से, एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पर C3 बनेगा। C3 जो है वो C2 को एक्टिवेट करेगा, और C2 फिर जो है इस पीआर को जो है थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करवाएगा, और यहाँ पर जो है एक PRE करके जो एक प्रमोटर है, रीजन है, जो एनहांस कराएगा पॉली, यहाँ का जो प्रमोटर है जो एनहांस कराएगा, और उसकी वजह से जो है ये साइड ब्लॉक हो जाएगी, और C1 जो है, C1 का सिंथेसिस स्टार्टिंग में होगा। एक बार अगर C1 सिंथेसिस हो गया तो C1 का जो है डाइमर एक्सप्रेशन होता है इसकी प्रोटीन का, और ये जो है ये ऑपरेटर रीजन में यहाँ पे बाइंड करता है और इसको ब्लॉक कर देता है पीआर को, और यहाँ से पीआर ये रिप्रेशन मेंटेनेंस जो है वो चलता रहता है। और इसके बाद लैम्डा जो है जो लैम्डा रिप्रेशर है वो बनता रहेगा, और तब तक रहेगा लाइसोजेनी में जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आएंगी तो ये जो है ये साइट वेकेंट हो जाएगी पीआरएम की, और फिर यहाँ पर वही, क्योंकि नेचुरल जो डोमिनेंट प्रमोटर है वो पीआर प्रमोटर है, तो पीआर प्रमोटर अपना एक्टिव होगा, और वापस से जो है ये सिंथेसिस करने लगेगा क्रो प्रोटीन का, जिसका एक्सप्रेशन होते ही जो है लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक नटशेल में मैंने बोला। अब हम इसको एक एक करके ठीक से देख लेते हैं। देखिए, सपोज जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लाइसोजेनिक कंडीशन बताया, तो लाइसोजेनिक कंडीशन में अभी ऑपरेटर में भी 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, OR1, OR2, OL1, OL2, OL3। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव डोमेन है वो OR1 और OL1 है, और ये एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे लगे हुए हैं, तो उसका भी एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो जब लाइसोजेनी हो रही होती है तो कंट्रोल रीजन मैंने ये काट के अलग से बना रखा है, तो उसमें क्या होगा कि जो पीआर प्रमोटर है वो पहले बनता तो है, लेकिन इसी टाइम पर जो आपका टर्मिनेशन फैक्टर है ये पीएल, ये C3 को एक्टिव कर देगा, C3 C2 को एक्टिवेट करेगा, और C2 से जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, C1 थोड़ा सा बनेगा, और बाद में फिर C1 अपने आप को एनहांस करेगा और मेंटेनेंस होने लगेगा इस रिप्रेशन मेंटेनेंस प्रमोटर की हेल्प से। तो इस तरीके से लाइसोजेनी मेंटेन होगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता, वेकेंट हो जाएगा, तो लाइटिक साइकिल अपना चलेगा जैसे चलता आया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसको स्टेप बाय देखें थोड़ा और क्लैरिफाई, तो ये लेफ्ट वर्ड पूरा अरेंजमेंट है, ये राइट वर्ड अरेंजमेंट है ना। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये C3 का एक्सप्रेशन होगा, C3 के एक्सप्रेशन से क्या होगा, जो है C3 C2 को एक्टिवेट करेगा, यहाँ पर C2 आता है पीआर के इस तरफ, और ये इसको जो है C2 जैसे एक्टिव होगा तो ये पीआर को एनहांसर के साइड लगेगा, और ये जो है मेंटेनेंस वाले को ये लैम्डा बनेगा, और C2 से फिर C1 बनेगा। C2 जो है जो एक लैम्डा रिप्रेशर का एक्सप्रेशन कराएगा, और उसके C1 जो है लैम्डा रिप्रेशर का एक्सप्रेशन कराएगा। एक डाइमेरिक होमोडाइमेरिक प्रोटीन है जो कि ब्लॉक करा देगा आपका जो है जो क्रो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पीआर प्रमोटर को। तो इस तरीके से ये पूरा चलता है आपका स्विच, मॉलिक्यूलर स्विचिंग मैकेनिज्म, बायोमॉलिक्यूलर स्विचिंग मैकेनिज्म, जो कि बैक्टीरियोफाज में होता है। बैक्टीरियोफाज 2 तरह के हो सकते हैं इन्फेक्शन के टर्म्स में, अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्टीरियोफाज हो सकता है, या फिर एक आपका नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप का होता है। तो जो बैक्टीरियोफाज है वो टेम्परेट बैक्टीरियोफाज है। हाँ, पहली बात ये भी है कि टेम्परेट बैक्टीरियोफाज 1 टेम्परेट बैक्टीरियोफाज है, और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप का है, यानी कि ये होस्ट के अंदर जाना होता है इसको,
और अपना जो है जीनोम छोड़ छोड़ के आता है ट्यूब के थ्रू जो भी है। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वाले होते हैं बाहर से ही ट्विचिंग मूवमेंट से अपना जीनोम एंटर करा सकते हैं, जबकि इसको बाइंड करना पड़ता है। और इसीलिए ये जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं होती है, तो इजीली ये बाइंड करके म्यूकोस जो मेनोज कॉम्प्लेक्स बनता है उससे ये हो सकता है। तो आइडिया रिलीज के कब किचन में एंटर करेगा और कब जो है अपना शेफ खुद अपॉइंट करेगा, और उस हिसाब से सिचुएशनली ये सारा मॉलिक्यूलर रेगुलेशन होता है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा अबाउट दिस थिंग, एंड होपफुली you will get through any question from this particular topic after practicing on your own, and आप अपनी खीर खुद पका के खा लेंगे। So all the best for June 22 once again, and I'll see you in the next one. Thank you very much.